डीएई में 90% बच्चे पहली बार में सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि डीएई आपके कॉन्सेप्ट को ही चेक करता है। अगर आपसे बढ़िया कौन बताएगा जब आपने आरआर कैट जैसे एग्जाम में पहली रैंक निकाली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है जेई बनना, और जेई भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई जो है वहां पर बनना। जैसा कि आपको पता है कि डीएई के बहुत सारे डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन जेई के लिए होते रहते हैं, जिनमें बार्क का होता है, एनपीसीआईएल का होता है, आईपीआर का होता है, आईजीसीआर का होता है, हैवी वाटर बोर्ड का होता है, आरआर कैट का होता है, यूसीआईएल का होता है, एनएफसी का होता है, बीआरआईटी का होता है, और कई सारे ऐसे एग्जाम होते रहते हैं। और ये बड़े सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, और इन सब में इंटरव्यू एज कंपेयर टू अदर इंटरव्यू सिमिलर एग्जाम के लिए डिफिकल्ट इंटरव्यू होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट अवेलेबल है जिनका आरआर कैट में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही एक विंग है, आरआर कैट राजा रमन सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी करके है, जिसमें कि आज हमारे स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी पटना के स्टूडेंट शिव कुमार की उस एग्जाम में रैंक 1 आई है। क्योंकि आने वाले दिनों में अभी बार्क के इंटरव्यू होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे बार्क का इंटरव्यू देने जाएंगे। उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करें, और उन बच्चों के लिए भी जो जेई का एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई की तैयारी कैसे करें। तो ये आज हम जानेंगे इन सारे फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन शिव आपसे ये है कि इन एग्जाम में जेई का एग्जाम, इन डिपार्टमेंट में जेई का एग्जाम और बाकी जेई के एग्जाम में क्या मेजर डिफरेंस है? सर सबसे पहली बात तो पोस्ट का ही हो जाता है। आप जिसको जेई बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में इसको साइंटिफिक असिस्टेंट बोला जाता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो एक सर साइकोलॉजिकल भी हाँ। कि भले ही बेसिक पे सैलरी सेम ही होती है, हाँ। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक थॉट आता है सर। जैसे कि मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं वीडियो साहिबा है हमारे ब्लॉग की, उसके बाद साइन करवाने के लिए गया था, फॉर्म पे साइन चाहिए था, अटेस्टेशन फॉर्म पे। तो जब उन्होंने पूछा कि आपका किसके लिए सिलेक्शन होता है, मैं बोला साइंटिफिक असिस्टेंट। तो बोले क्या? तो बोले वैज्ञानिक सहायक। बोले आप वैज्ञानिक बन गए? बैठे 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 बैठिए बैठिए बैठिए। मतलब सर, मतलब एक जो एक होता है ना सर, मतलब एक अलग लेवल का वो फीलिंग आता है सर। ये मतलब अपन कुछ नहीं है, लेकिन एक डीएई में जाते हो ना, तो आपके नाम के आगे में वैज्ञानिक सहायक लगता है। अगर आप उसको थोड़ा बीटेक कर ले तो पार्ट टाइम भी, उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हो, वैज्ञानिक ऑफिसर बन जाते हो, फिर फर्दर जो भी होता है इसके बाद का नहीं पता है। तो सर सबसे पहली बात तो इसका पोस्ट का हो जाता है कि एक अपने आप में एक मतलब बहुत ही ज्यादा रिपोर्टेड पोस्ट माना जाता है सर वैज्ञानिक। और अगर सर एग्जाम की अगर बात किया जाए तो सर इसमें जो एग्जाम होता है तो इसका एग्जाम का लेवल मॉडरेट होता है, या तो लो या मॉडरेट होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अब जो है लो नहीं हो रहा है क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। मॉडरेट अब मॉडरेट टू हाई। तो मॉडरेट टू हाई में सर, जैसे कि मैंने डीएई का और भी एग्जाम दिया है, तो मॉडरेट टू हाई में सिर्फ आरआर कैट को ही अभी तक मतलब मैंने पकड़ा। अब आरआर कैट को मैं क्यों मॉडरेट टू हाई में रखना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि डीएई कोई भी एग्जाम दे दीजिए, उसमें डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम ये सब लगभग 9 के बराबर में आता है। और जब ये सब मतलब आ जाता है किसी एग्जाम में, तो थोड़ा सा वो बच्चों के लिए तकलीफ देती है, क्योंकि वो सब थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी बेस्ड टाइप का हो जाता है। तो आरआर कैट में ऑफलाइन एग्जाम हुआ था सर मेरा, और 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सिर्फ टेक्निकली पूछे गए थे, और मैंने टेक्निकल को काफी बेहतर कर लिया था। मतलब ऐसा कि मैं किसी भी एग्जाम में टेक्निकल में मैं 90% क्रॉस कर देता था। अगर मेरा कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो सिर्फ नॉन टेक पोर्शन की वजह से। हाँ, तो इसमें जो कटअप गया था, इसमें जो सीटें थी बस 4 थी, एक यूआर की, एक ओबीसी की, एक एससी की और एक एसटी की, ठीक है। और सभी 5 गुने बच्चे को बुलाया जाना था, ठीक है। तो इसका जो कटअप गया इंटरव्यू के लिए, वो गया ओबीसी के लिए 88% और यूआर के लिए 90%। तो मेरा सिलेक्शन हुआ मतलब इंटरव्यू के लिए, और मैंने इंटरव्यू में बैठा, ठीक है। 5 गुने बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से जनरल और ओबीसी मिला के 9 बच्चे थे ओबीसी के और 1 जनरल के थे, 10 एससी एसटी का मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए बुलाया था आपको, तो इंटरव्यू जो होता है इसका, वो और एग्जाम के कंपैरिजन में कुछ अलग टाइप का होता है, क्योंकि आपके सामने साइंटिस्ट बैठे होते हैं। तो वो पैनल किस टाइप का होता है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, बैकग्राउंड में मतलब क्या स्टोरी रहती है, कितने टाइम तक इंटरव्यू चलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों को जानना। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, क्योंकि इसमें से 2-3 चीजें बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, तो उसको मैं कवर करना चाहूंगा
कि सर सबसे बड़े पैनल्स की बात किया जाए तो लगभग आप मान के चले कि 8 से 10 साइंटिस्ट बैठे होते हैं पैनल में। और ये सबसे बड़ा फैक्टर बच्चों के लिए हो जाता है कि जब उनको ये पता चलता है कि अरे मैं किसी साइंटिस्ट के सामने बैठ रहा हूँ, वो तो भी 10-10 साइंटिस्ट के 10-10 साथ। साइंटिस्ट सामने, तो 90% बच्चे जन वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और जिसके कारण से इंटरव्यू फेल कर जाते हैं। डीई में जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड या थर्ड टाइम वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है। पहली बार में मुश्किल से 10% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण मैंने यही बोला कि कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो मेरे भी सामने में लगभग 10 साइंटिस्ट बैठे हुए होते और बारी बारी से पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूछते हैं, बारी बारी से पूछते हैं। और इसमें अगर सर इंटरव्यू का लेवल का बात किया जाए तो सर इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है सर, मैं अगर जनरली बताऊं तो इसका कोई फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा मतलब आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बिहाफ पे जो इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में, हाँ उसी डायरेक्शन नेविगेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई फिक्स नहीं होता सर कि इसका लेवल क्या होगा, ये चीज कहना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है। लेकिन हाँ एक चीज है सर कि आप अपने कोर पेपर को अच्छे से मतलब कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाइए, क्योंकि डीएई आपके कॉन्सेप्ट को ही चेक करता है, डजंट उसको कोई मतलब नहीं आपको कितना चीज याद है, उससे कोई मतलब नहीं, वो चीज एग्जाम तक सीमित थी। डीएई में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जाम दोगे तो उसका जो सिलेक्शन होगा अल्टीमेटली इंटरव्यू बेस पे ही होता है। किसी भी एग्जाम में आपको मतलब ये रिटन के बेस पे सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, ये वाला क्वालिफाइंग है वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए। क्वालिफाइंग है ताकि बच्चे को इंटरव्यू ना दे पाए, ज्यादा मतलब थोड़ा कम कर दिया जाए। तो इंटरव्यू में अब बात आती है सर कि हमसे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को मैं रखना चाहूँ तो मैं रखता हूँ, और उससे पहले मैं एक और का बताता हूँ। और मैं अब मेरा साइकोलॉजिकल देखिएगा कि मतलब मैं कितना देर हरासमेंट थोड़ा देर के लिए हो गया था वहाँ पे। मैं जब इंटरव्यू देने वाला था तो मैं मेरा सेकंड नाम पर आया था, लेकिन मैं नहीं गया, सेकंड नंबर मेरा नाम है लेकिन नहीं गया। थोड़ा देर के बाद जाएंगे, अभी अनकंफर्टेबल है, तो आप जब तक आप ये नहीं बोलोगे तब तक आपको इंटरव्यू पैनल में नहीं एंट्री करवाएंगे। तो अपन नहीं गए, बस फीडबैक लेने पे था, अरे भाई बता ना यार कैसा इंटरव्यू गया है तुम्हारा। तो एक बंदे ने बोला कि यार मतलब मैंने सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एक सीट तो खा गई तो सभी का दे दिया कुछ, भाई जब 100% का जवाब दे दिया तो कुछ हो रहा है, उसका तो सिलेक्शन होना ही है, फिक्स है। तो मुझे थोड़ा देर के लिए टेंशन हुआ। मैंने क्या क्या पूछा था, तो बोला कि कुछ नहीं यार नॉर्मल क्वेश्चन था, क्या फेनाटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, यार इतना नॉर्मल पूछता है। बोले हाँ यही सब पूछ रहा था, है ना, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। बोले इतना आसान, अरे यार ये तो मैं यूं कर दूंगा। चलो ठीक, मैं अंदर गया सर, तो मुझसे जो सब्जेक्ट पूछा गया था कि आप क्या क्या पढ़ के तैयार करके आए हैं, है ना, तो मुझसे मैं आपने बताया मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सब बताया। तो इसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ। सर यकीन नहीं करोगे सर, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल के बच्चों को कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, है ना, और इसके बाद डिजिटल, ये सब मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आता नहीं एग्जाम में। मैं सर उसका तैयारी करके बहुत ज्यादा नहीं गया था, लेकिन हाँ तैयारी किया था। और सबसे बड़ी बात है मुझे कॉन्सेप्ट पता था, भले मुझे चीज याद नहीं हो लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता था। तो मुझसे सर इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, पूरा सिग्नल सिस्टम पूछने लगे। यार मैंने तो यार अरे यार अभी तो बाहर ने पूछा था, बोला ये इतना इजी आ रहा है, और हमसे तो यार कुछ और ही पूछा जा रहा है। मतलब पूरा तरीके से मतलब वो पूरा तरह से पूरा वो हो गया, पूरा व्यू ही चेंज हो गया पूरा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है जो ही बताया। तो मैंने मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो सर मतलब पानी पी सकता हूँ, अरे हाँ पी। पानी पिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। वो बकायदा मतलब वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद मैंने जवाब देना स्टार्ट किया। तो मैंने सिग्नल सिस्टम में भी इम्पल्स सिग्नल के बारे में पूछा था, जो भी टेस्ट सिग्नल होता है वो सब पूछे थे। तो मैंने सिग्नल सिस्टम से मैं उसके बारे में डिटेल में मैं कोई वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक से मुझे पूछेंगे। सिग्नल सिस्टम से तो एक डिटेल वीडियो बनाओ यार, बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के किस टाइप से क्वेश्चन पूछे। हाँ। एक हम लोग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आप शिव ये बच्चों से चर्चा करना है कि उस 1 घंटे के इंटरव्यू में, लगभग 1 घंटे इंटरव्यू चला था आपका, क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे पूछा गया, किस डायरेक्शन में इंटरव्यू नेविगेट हुआ। देखो एक बार का इंटरव्यू है बच्चों को, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा। एक वीडियो बनाएंगे अपन उसके ऊपर डिटेल में चर्चा में। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन और है, जब भी बच्चा डीएई का एग्जाम देता है तो मैं मैक्सिमम बच्चों से बात करता हूँ, पहले अटेम्प्ट में डीएई के इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस
कम होते हैं। बहुत कम होता है जी। अब आपने तो ना तो केवल पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया बल्कि रैंक भी बना गई। तो ऐसे और मतलब और उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में ही कवर करोगे या कुछ 1-2 मिनट का कुछ बताओ? सर मैं एक चीज को कवर करना चाहूंगा सर, कि जब मैं इंटरव्यू देने जाने जा रहा था तो जस्ट पहले बार में एक लड़का सिलेक्टेड है, सौरभ नाम है उनका, ठीक है। तो वो म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मैंने उनसे मैंने ये राय मांगी कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि म्यूचुअल फ्रेंड था, तो जो मेरे जो डायरेक्ट फ्रेंड था उनको पता है सौरभ ने क्या बोला, देख लेना इसका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। अब उसकी बोलती बंद होगी। डीएई में हो ही नहीं सकता है कि एक बार में सिलेक्शन ले ले बंदा। अब उसकी बोलती बंद हो गई होगी। बोलती तो बंद हो ही गई। मतलब हो ही नहीं, मतलब उसने ऐसे बोला कि देख लेना मैं लिख के देता हूँ कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा पहले बार, और मैं क्योंकि मैं बार-बार क्वेश्चन कर रहा था। वो तो हर स्टूडेंट के घर परिवार सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो बैक पुलिंग का काम कर रहे होते हैं। यदि सारे लोग पॉजिटिव चले तो और आसान हो जाएगा। हाँ, मतलब सर एक्चुअली में उन्होंने जो बात बोली थी वो सही थी, लेकिन वो उन बातों के पीछे क्या फैक्टर थे उसको मुझे नहीं बताया। हाँ। समझे सर, कि उन्होंने जो बात बोली एकदम सही बात बोली, लेकिन डीएई में 90% बच्चे पहली बार में सिलेक्ट नहीं होते हैं, कम से कम वो दूसरी या तीसरी बार में इस बात को भी डिटेल वीडियो में अपन कवर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। आपसे बढ़िया कौन बताएगा जब आपने आरआर कैट जैसे एग्जाम में पहली रैंक निकाली है। एक बात और बताओ मेरे को, जैसे मान लो कि आप वहां जब पढ़ते थे, पूरा जो एक्सपीरियंस था, कई बार बच्चे ये लोग कहते हैं कि आरआर कैट जैसे एग्जाम जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो डिपार्टमेंट है, जैसे बार्क का होता है, इसमें एनपीसीआईएल का होता है, आईजीसीआर का होता है, या फिर आरआरसीएटी का एग्जाम है, इंटरव्यू से कई बार बच्चे डरते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इनके इंटरव्यू होते हैं। आपने पहले ही इंटरव्यू दिया और पहले में रैंक 1 फोड़ दी, ऐसा कैसे? सर एक्चुअली मैं जब आरआर कैट का 2020 में फॉर्म आया था, है ना, 2020 में फॉर्म आया था और उसका एग्जाम जो है 2022 के आसपास में हुआ। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मेरा प्रिपरेशन मतलब हो गया था, तब जाके मतलब एग्जाम लिया था, मैं तो फोड़ दूंगा, है ना। तो गया, तो उसका रिटन एग्जाम का जो कटअप था सर 88% ओबीसी का और 90% जनरल का वाला था, ठीक है। और एक सीट यूआर का था, एक ओबीसी का, एक एससी का और एक एसटी का, सारी सीट थी, बस एक एक करके सभी कैटेगरी में सीट थी। और 5 गुने बच्चे को बुलाया जाना था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो एससी एसटी को मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ मतलब कि अपन जो है सिर्फ या तो ओबीसी में जा सकते हैं, और चूंकि ओबीसी का है तो या नहीं तो यूआर में आ सकते हैं, एससी एसटी में तो जा ही नहीं सकते हैं। तो मैं 2 सीटों पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 सीटों के लिए 10 बच्चों का सिलेक्शन होना था, जिसमें से 9 ओबीसी के बच्चे थे। अच्छा। और सिर्फ एक बच्चे थे जो कि आपको जनरल कैटेगरी के थे, ठीक है। तो अपन का ओबीसी से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ, सेम डे मतलब रिजल्ट आ गया और उसके नेक्स्ट डे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो मेरा नेक्स्ट डे था इंटरव्यू, ठीक है। तो सर मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो 10 बच्चों में सर मतलब ओबीसी यूआर को मिला के 9 बच्चों की ओबीसी का, एक जनरल का था। उसमें से सर 6-7 बंदे तो ऐसे थे सर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, कोई मतलब रैंक 1 कहीं भी, कोई रैंक 2, मतलब मुझे तो लगा यार मेरा कहाँ से होगा यार, मतलब सभी ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब बस सिर्फ 2-3 लोग ही ऐसे थे जो सर मतलब जिसका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रखा था, बस 2-3 ही लोग ऐसा थे। मतलब बहुत मतलब मैं थोड़ा सा टेंशन में गया, जो होगा सो होगा यार, है ना। तो मैं जानबूझ के सर इंटरव्यू में लेट से इंटर किया, जैसे कि नाम बुलाया तो नाम बुलाया गया, तो मैं बोला अभी मैं नहीं आ रहा, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, है ना। तो मैं बोला अरे मैं पूछ लेता हूँ भाई पहले कैसा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ऐसा मैं बताऊँ क्यों, वो इंटरव्यू देकर आया तो जैसे कि एक जनरल का बच्चा था, सबसे पहले वो तो उनसे पूछा आपने कितने % क्वेश्चन का जवाब दिया, यार मैं सबका दे दिया। अरे यार मैं तो सर मतलब बोला अरे यार ये तो जनरल का सबका सब अगर जवाब दे दिया तो फिर अपना का रिजल्ट होने वाला, 9 ओबीसी के बच्चे हैं, अपन ठहरे फिर सर अपन का तो रिजल्ट ही नहीं होगा। चलो यार जो होगा सो होगा। तो मैं लास्ट से 2-3 तीसरा नंबर पे मैंने जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत बढ़िया से, अगर आप इंटरव्यू पैनल का अगर बात करेंगे सर, तो लगभग 10 सर थे जो कि साइंटिस्ट हैं, 10 साइंटिस्ट मान के चलिए आप बैठे हुए थे। आप किसी आम इंसान के सामने इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप मान के चलिए कि आप साइंटिस्ट के सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये अपने आप में ये बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि फैक्टर होता है जो बच्चों को जो है परेशान करती है, जिस कारण से सर डीएई में 80 to 90% बच्चे मतलब
पहले इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मतलब इंटरव्यू पैनल से ही घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, घबराना नहीं है। मेरा क्या है सर, हमेशा से ही थोड़ा सा बोलने में मैं बोल्ड बोलता हूँ, थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ, एकदम कड़क आवाज में बोलता हूँ। ये चीजें मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट दी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सिलेक्शन में अगर किसका हाथ है, तो सर यही चीज है कि अगर जैसे कि उन बच्चों ने क्या किया था, मैं जनरल कैटेगरी के बाद वो कुछ भी नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनका क्या था सर, वो सब सही था, बाकायदा वो बीटेक करके रखा था, वो बहुत नो डाउट सबका जवाब भी देगा, लेकिन कैसे मतलब जैसे कि जवाब देता था तो कुछ भी उसे पूछते थे, ठीक है, नहीं इसको ऐसे, नहीं इसको ऐसे, इसको ऐसे, मतलब वो सही नहीं बोल रहा है ना, तो वो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब लग रहा है कि यार मतलब उसका खुद का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ। तो और जैसे कि मुझ पे मैंने जब इंटरव्यू देने के लिए गया, तो मैंने पूछा अरे यार ऐसा होना तो है नहीं यार, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, चलो ठीक है, जो पूछेंगे अपन जवाब देंगे, बेधड़क देंगे सर। तो जब अपना टाइम आया, तो जो भी जैसे कि नहीं आता था, सर नहीं आता है, अब तड़ाक से बढ़िया सा जवाब दिया है ना, कोई मतलब ऐसा ना, और एकदम जेन्युइन चीज बताए। वो उन्होंने पावर ग्रिड के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, बोले सर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने फील्ड में काम किया है सर, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ मिट्टी मतलब जो फैक्ट है उसके बारे में वही बोल रही हूँ। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है इंटरव्यू में, कि जो फैक्ट है ना आपको बोलो, मतलब ये नहीं कि अरे यार इंटरव्यू है तो मैं नहीं उसको मतलब क्या अच्छा लगेगा वो बोलो, नहीं, आपने जो किया वो एक्चुअल बोलो, क्योंकि क्वेश्चन आपको उसी इर्द गिर्द से पूछे जाएंगे। अगर जिन बच्चों ने जैसे इंटरव्यू बहुत से मेरे दोस्तों ने भी दिया है, तो जिसने कोई जैसे टाटा स्टील में काम करे, तो उनको क्या जैसे कि टाटा स्टील में आपने क्या किया, उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं। ठीक है, एक और बात कि इससे पहले मैं टाइमिंग को भी लेके मैं बात करता हूँ कि इंटरव्यू का जो टाइमिंग होता है वो इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग में लगभग मान के चलिए कि आपको 1 घंटे का होने वाला है, ऑन हैंड एजुकेट 1 घंटे का होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर पोस्ट ट्रेनिंग वाली है, जैसे कि अभी जैसे बार की अभी साइंटिफिक ट्रेनिंग की निकली थी, तो उसमें क्या है कि पहले 2 साल ट्रेनिंग के लिए रखता है, तो उसमें वो डायरेक्ट तो उसमें पोस्ट देता नहीं, तो इसके लिए वो क्या है, उसका इंटरव्यू थोड़ा सा कम टाइम चलता है, मतलब 20-25 मिनट, आधे घंटे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। तो 1 घंटे तक आपको खुद को एक मतलब 10 साइंटिस्ट के सामने में रिप्रेजेंट करना, मतलब इसके लिए सबसे बड़ी तो धैर्य होना चाहिए सर, और एकदम कंफर्टेबल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कंफर्टेबल है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा चीज है बोल्डली बोलिए, मतलब बोल्डली अब ये नहीं कि चिल्लाने लगे, लेकिन कहने का मतलब अपनी बातों को कॉन्फिडेंशियली बोलिए, इसमें आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना, सबसे बड़ा फैक्टर है, मैंने यही बोला। और मैं मतलब सर मैं जनरली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 70% क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था, उसके बाद भी रैंक 1, मतलब अल्टीमेटली जो कहानी वो कॉन्फिडेंस की लिए सर, इंटरव्यू में आपको वही दिखा दे, और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जितने भी बच्चे जो बार्क का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस आने वाले डिटेल वीडियो को जरूर देखें, जिसमें शिव आपके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो जितने भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, उन सब को, उनके इंटरव्यूज को कैसे क्रैक किया जाए। और वो बार्क में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NPCIL का रिजल्ट भी आने वाला है, IPR का रिजल्ट भी आने वाला है, उन सब में ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम में आने वाली है, जो अगले वीडियो में हम शिव के साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने वीडियो सुना, डेफिनेटली उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आने वाले एग्जाम में आपके लिए इस टाइप के वीडियोज आने वाले एग्जाम के लिए हम और भी बनाते रहेंगे, ताकि आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। जितने भी बच्चे जिनका प्री निकला है, प्री का मतलब जिनका रिटर्न निकला है, यदि वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनको इंजीनियर्स एकेडमी के लिए की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दें। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आने वाले दिनों में अपनी लाइफ में वो और भी अच्छा कर सकें। जो बच्चे जूनियर जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने पूरे होश हवास में दाएं बाएं, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट सारा देख के ये देखें कि कहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करने से बच्चों से सिलेक्शन हो रहे हैं। अल्टीमेटली उन बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग कहाँ से करी है, उन बच्चों ने टेस्ट सीरीज कहाँ से दी है, मटेरियल कहाँ से पढ़ा है। आप वो सारे डिसीजन देखने के बाद में आप डिसीजन लें और उसके बाद में तैयारी करें, क्योंकि मैं ये कहूँगा प्रिपरेशन करने के 200 दिन में आपकी सरकारी नौकरी लेनी चाहिए, आपका और हमारा वही ड्रीम है। तो अल्टीमेटली आप भी पढ़ें वहाँ से, टॉपर पढ़ें जहाँ से। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी मसला। थैंक यू. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.